Hello everyone. Today I will talk on the potato crop, which is one of the most important solanaceous vegetable crop. So continue with the lecture 5. According to the syllabus, I will continue with the fruit vegetables. So this is one of the most important fruit vegetable, that is potato. तो पोटैटो के बारे में स्टार्ट करते हैं. पोटैटो का जो नाम है, जिसे कि हम बोटेनिकल नेम कहते हैं, वो सोलेनम ट्यूब्रोसम है. इसका क्रोमोसोम नंबर 2n4x इज इक्वल टू 48 रहता है और फैमिली सोलेनेसी फैमिली है. पोटैटो जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टार्च वेजिटेबल क्रॉप है, यानी कि ये रूट वेजिटेबल क्रॉप है, स्टार्ची ओरिजिन की है. और इसका जो नेटिव है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है, वो पेरू और बोलिविया है, सदर्न अमेरिका के में पाया जाता है. और अगर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो उनमें से पोटैटो जो है, पोटैटो का रैंक फर्स्ट रहता है चाइना में, उसके बाद रशियन फेडरेशन में, देन यूक्रेन एंड इन पोलैंड. इंडिया में जो है पोटैटो का एरिया और प्रोडक्शन जो है 5th रैंक में है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज. सो यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में पोटैटो की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, दैट इज़ 30 to 40 टन पर हेक्टेयर. अगर पोटैटो के एरिया और प्रोडक्शन की बात करें, जो कि 2023 और 24 का डाटा है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जो इसका सेकंड एडवांस निकला है उसमें एस्टिमेट्स बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा कि पोटैटो का जो इंडिया में एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है वो 567.62 लाख टन्स है. तो नोट डाउन कर लीजिए, जो लेटेस्ट 2023-24 का डाटा है इंडिया का पोटैटो की प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, वो आपका 567.62 लाख टन्स है. और जिसके अगर अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में जो डिक्रीज हुआ है पोटैटो की प्रोडक्शन में, वो लगभग 34 लाख टन हुआ है. तो इन टर्म्स ऑफ एरिया, जो टोटल एरिया है इंडिया में, वो 2.19 मिलियन हेक्टेयर है. तो ये जो यहाँ पे एरिया बताया गया है, वो ये एरिया जो है अदर लास्ट ईयर्स का है, बट जो अभी का जो लेटेस्ट एरिया है वो इंडिया में 2.19 मिलियन हेक्टेयर्स है. देन टोटल प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताई, 567.62 लाख टन्स, टोटल एरिया 2.19 मिलियन हेक्टेयर्स. और डिक्रीज कितना हुआ है प्रोडक्शन में, वो है 34 लाख टन्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. और एरिया में डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द, देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. जितना भी ये एस्टिमेट्स रहते हैं, ये सेकंड एस्टिमेट मैंने बताया. एक्चुअल जो एस्टिमेट, यानी कि एक्चुअल जो एरिया और प्रोडक्शन का जो फाइनल एस्टिमेट आएगा, वो आपको जनवरी में देखने को मिलता है या फिर दिसंबर में अपलोड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर द्वारा. तो इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि जो पोटैटो है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में. तो ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, कैश क्रॉप जिसे आप कह सकते हैं, इंडियन ओरिजिन की, और जनरली टेम्परेट, ट्रॉपिकल, वार्मर प्लेट्यू रीजन्स और नीलगिरी हिल्स में सबसे ज़्यादा जो है पोटैटो की कल्टीवेशन की जाती है. देन अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है इसकी कल्टीवेशन के लिए, यानी कि पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल हैं. सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है एलुवियल सॉइल्स में ज़्यादातर इसकी प्रोडक्शन देखने को पाई जाती है. और पोटैटो एक इस तरह की क्रॉप है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है और बहुत ही कंजेनियल एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर सकता है. तो पोटैटो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी में, क्योंकि हाई हिल्स में जो है,
हाई हील्स जो पोटैटो की प्रोडक्शन के लिए देखें, उसके जो सीड पोटैटो की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर डिजीज़ फ्री ट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, तो हिल्स में इसकी जो प्रोडक्शन है पोटैटो की वो बहुत ही इजीली की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस पाई जाती हैं। देन पोटैटो को क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में बहुत ही इजीली ग्रो किया जा सकता है, बिकॉज कि जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, मतलब कम से कम टाइम में हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। देन यूजेस, जैसे कि मैंने बताया पोटैटो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है स्टार्च को लेके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च का कंटेंट पाया जाता है, तो एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटैटो। वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ पीपल की जो स्टैपल फूड है वो पोटैटो ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि रिच सोर्स है विटामिन B1 का, B2, B6 और विटामिन C का। और अगर मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट में पाए जाते हैं। देन इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पोटैटो में सारे के सारे डाइटरी सब्सटेंसेस रहते हैं एक्सेप्ट फैट। तो जिन लोगों को ये ध्यान में है कि पोटैटो जो है एक फैटी फूड है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा या फिर इसे कंजप्ट नहीं किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पोटैटो में डाइटरी सब्सटेंसेस होने के साथ साथ एक अच्छा फाइबर कंटेंट रहता है, इसलिए फैट का जो कंटेंट है पोटैटो में बहुत ही कम रहता है। तो अगर हम रॉ पोटैटो को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो हमारा स्टमक है उसमें क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पोटैटो को जनरली कुक्ड फॉर्म में या फिर बॉइल्ड फॉर्म में ही यूज़ किया जाना चाहिए। पोटैटो का अगर सिग्निफिकेंट रोल देखें हम इंडस्ट्रीज़ में, तो हमारे इंडियन कंडीशंस में या अदर कंट्रीज़ में एक अच्छा सोर्स है इकॉनमीज़ को लेके। देन क्लाइमेट, अगर इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले बताया कि किस तरह के क्लाइमेट में इसे ग्रो किया जाना चाहिए। जैसे कि ये कूल सीजन की क्रॉप है, तो ये जनरली मॉडरेट फ्रॉस्ट को ही टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो सॉइल की कंडीशंस हैं वो एलुवियल सॉइल्स रहनी चाहिए और सॉइल्स में प्रॉपर ड्रेनेज की कंडीशंस रहनी चाहिए, और सॉइल जो है आपकी बिल्कुल फर्टाइल सॉइल्स रहनी चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो पोटैटो को जर्मिनेट करने के लिए किस तरह का टेम्परेचर रहना चाहिए, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब हम सीरीज वाइज बात करेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पे किस तरह की ग्रोथ रहती है पोटैटो की प्रोडक्शन में। देन अगर टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस है और 18 डिग्री सेल्सियस है, तो 18 डिग्री सेल्सियस पे इस टेम्परेचर पे जो है पोटैटो की जो प्रोडक्शन है ट्यूबर्स की वो सही रहती है, यानी कि ट्यूबर्स की ग्रोथ के लिए मैक्सिमम ट्यूबराइजेशन जो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक देखी जाती है। अगर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है नाइट का, तो उसमें पोटैटो की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम रहती है, यानी कि इस टेम्परेचर पे एक अच्छी ग्रोथ पोटैटो में नहीं देखने को पाई जाती है। ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए, जिसे कि हम एडिबल पार्ट कहते हैं, उसके लिए पोटैटो में लगभग 29 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हिल्स की बात करते हैं तो पोटैटो की जो प्लांटिंग है वो हिल्स में तभी की जाती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है जैसे कि आप डे और नाइट टेम्परेचर में डिस्टिंग्विश करते हैं, तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लगभग 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। तो सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल्स, और जो सॉइल्स की पीएच जो है लगभग 5 से 6.5 के बीच रहनी चाहिए। देन कुछ वैरायटीज़ हैं जो रिकमेंड की गई हैं इंडियन कल्टीवेशंस के लिए, तो कुछ अर्ली वैरायटीज़ हैं, मेन वैरायटीज़ हैं और लेट वैरायटीज़ हैं। अर्ली वैरायटीज़ का मतलब है कि जो वैरायटीज़ जिनके ट्यूबर की फॉर्मेशन 70 से 80 दिनों में संभव है, और
जो लेट वेराइटीज़ हैं उनमें लगभग 120 दिन लग जाते हैं जो ट्यूबर की फॉर्मेशन है। मेन सीजन की वेराइटीज़ हैं लगभग 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो अर्ली वेराइटीज़ की बात करें, कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर एंड कुफरी लॉवेकर। देन मेन सीजन की वेराइटीज़ रहती हैं कुफरी ज्योति, कुफरी सतलुज, कुफरी पुखराज, कुफरी मेघा, कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद, कुफरी बहार, कुफरी सदाबहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा, कुफरी देवा, कुफरी शेरपा एंड कुफरी स्वर्णा। अबाउट द लेट सीजन वेराइटीज़, कुफरी जीवन और कुफरी काशीग्रो एंड कुफरी नीलामणि और कुफरी नवीन जो है लेट सीजन की वेराइटीज़ रहती हैं। पोटैटो का इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसे प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जैसे कि चिप्स बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चिप्स के लिए जो वेराइटीज़ सूटेबल हैं वो कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना और कुफरी हिमसोना रहती हैं। हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस की अगर बात की जाए तो कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी गिरिराज और कुफरी हिमसोना जो हैं जो वेराइटीज़ हैं वो जनरली हिमाचल प्रदेश में रिकमेंड की जाती हैं कल्टीवेशन पर्पस के लिए। देन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करें कि किस तरह से हम पोटैटो की प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन और प्लांटिंग। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाए और प्लांटिंग कैसे की जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी रूट क्रॉप के लिए या फिर ट्यूबर क्रॉप के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि पोटैटो को प्रोड्यूस होने के लिए एक अच्छा जो है वाटर का जो सोर्स है वो रहना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वाटर का कंटेंट बहुत ही ज़रूरी है पोटैटो की प्रोडक्शन के लिए और इसके ट्यूबर्स की फॉर्मेशन के लिए। देन जो फील्ड्स हैं, सॉइल है, उसे हम प्लोइंग करेंगे लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की डेप्थ पे, और जितने भी क्लॉड्स रहते हैं, क्लॉड्स यानी कि जो मिट्टी के ढेले रहते हैं, उन्हें हम प्रॉपर प्लोइंग करेंगे ताकि वो पोटैटो की ट्यूबर की फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। देन हॉट वेदर में ही जनरली हम प्लोइंग करते हैं जो कि समर सीजन रहता है मई और जून में। अबाउट द पैथोजेंस और पेस्ट, इसमें पेरिनियल वीड्स की प्रॉब्लम रहती है और जो पेस्ट हैं और जो पैथोजेंस रहते हैं जो कि सॉइल बॉर्न हैं वो पोटैटो की प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो पोटैटो की प्रोडक्शन जनरली हम तभी करेंगे जब सॉइल बॉर्न पैथोजेंस की जो प्रेवलेंस है वो कम रहती है। इन हायर हिल्स टू प्लोइंग, हाई हिल्स में टू प्लोइंग करेंगे, वो भी जनरली बिफोर द स्नोफॉल इन अक्टूबर और नवंबर, एंड टू प्लोइंग्स बिफोर पोटैटो प्लांटिंग गिव्स द डिज़ायरेबल टिल्थ, यानी कि पोटैटो की अच्छी प्लांटिंग के लिए 2 प्लोइंग्स का होना बहुत ही ज़रूरी है हिली एरियाज़ के लिए। अब यहाँ पे प्लांटिंग सीजन्स की बात करें कि किस किस रीज़न में कौन से सीज़न में प्लांटिंग करनी चाहिए और प्लांटिंग टाइम क्या रहता है, और उसके बाद हम हार्वेस्टिंग कम करेंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स की बात करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स में हाई हिल्स की अगर बात करें तो लगभग समर सीज़न में प्लांटिंग करेंगे, उसी तरह हाई हिल्स में भी और मिड हिल्स में भी स्प्रिंग सीजन में प्लांटिंग की जाएगी। तो हाई हिल्स और वेरी हाई हिल्स में अप्रैल मई, मिड मार्च और अप्रैल में प्लांटिंग करेंगे और सितंबर टू अक्टूबर जो है इसका हार्वेस्टिंग टाइम रहता है। देन मिड हिल्स की बात करते हैं तो मिड हिल्स में स्प्रिंग सीजन में प्लांटिंग की जाएगी। जनवरी स्प्रिंग सीजन जो है प्लांटिंग के लिए सूटेबल है और जनवरी टू फरवरी जो है वो प्लांटिंग की जाती है। देन हार्वेस्टिंग पोटैटो की मई टू जून में अचीव की जाएगी। अबाउट द नॉर्थ सेंट्रल हाई हिल्स, तो नॉर्थ सेंट्रल हाई हिल्स में समर में प्लांटिंग की जाएगी मार्च में, और अगस्त से सितंबर तक हार्वेस्टिंग रहती है। अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न हाई हिल्स में स्प्रिंग सीजन में प्लांटिंग की जाएगी जो कि मिड दिसंबर और मिड जनवरी में प्लांटिंग टाइम रहेगा, और जुलाई टू अगस्त जो है हार्वेस्टिंग की जाती है इस तरह की क्रॉप की। उसी तरह से शिलोंग हिल्स में समर, ऑटम और विंटर सीजन में कब कब का प्लांटिंग टाइम रहता है और किस टाइम में हार्वेस्टिंग की जाती है, वो लगभग मार्च अप्रैल या जनवरी फेब से विंटर सीजन में रहती है।
अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, जो कि जम्मू पंजाब एरियाज, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पे अर्ली जो प्लांटिंग सीजन रहता है वो मिड सितंबर, देन मिड दिसंबर, नवंबर से दिसंबर तक हार्वेस्टिंग टाइम रहता है। उसी तरह ऑटम, स्प्रिंग और स्प्रिंग सीजन में भी इसकी प्लांटिंग पॉसिबल है। देन नॉर्थ सेंट्रल प्लेन्स की अगर बात करें तो विंटर सीजन में प्लांटिंग की जाती है, वो भी मिड अक्टूबर में, और फेब से मार्च तक इसका हार्वेस्टिंग टाइम रहता है। अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में आपके बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ प्लेट्यू रीजन्स आते हैं जिनमें लगभग विंटर सीजन में ही प्लांटिंग जो है वो की जाती है। तो अक्टूबर एंड से नवंबर सेकेंड वीक तक प्लांटिंग टाइम रहता है या अर्ली नवंबर में प्लांटिंग की जाती है और लगभग जनवरी से फरवरी तक हार्वेस्टिंग का पीरियड रहता है। देन सोइंग टाइम, हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस की बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में कब पॉसिबल है पोटैटो की सोइंग, तो लो हिल्स में सितंबर से अक्टूबर तक सोइंग की जाती है और जनवरी में इसकी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। मिड हिल्स में अगर बात करें तो सितंबर में इसकी सोइंग की जाती है क्रॉप की और दिसंबर से जनवरी तक हार्वेस्टिंग पॉसिबल रहती है। अबाउट हाई हिल्स, तो मार्च अप्रैल में प्लांटिंग की जाएगी और अप्रैल से मई तक इसकी हार्वेस्टिंग का पीरियड रहता है। देन सीड प्रिपरेशन, सीड को कैसे प्रिपेयर किया जाए फॉर पोटैटो की ट्यूबर्स की फॉर्मेशन के लिए, तो पोटैटो में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सीड ट्यूबर्स की फॉर्मेशन। तो सीड ट्यूबर्स के लिए सबसे पहले हम ट्यूबर्स को प्रोपेगेट करेंगे। देन जो ट्यूबर के सरफेस के ऊपर आइज़ रहती हैं जिन्हें कि आप बर्ड्स कहते हैं, वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल बर्ड्स रहते हैं। वहाँ पर अगर ट्यूबर्स पे उस तरह के बर्ड्स देखने को पाए जाते हैं तो उन्हीं ट्यूबर्स को हम जो है प्रोपगेशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ट्यूबर्स की जो डोमेंसी है वो 8 से 10 वीक की रहती है, यानी कि ट्यूबर्स जो है वो जर्मिनेट होने के लिए ठीक नहीं होते, तो यानी कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो उस डॉर्मेंसी पीरियड को, यानी कि उस पीरियड को ब्रेक करने के लिए, ओवर करने के लिए एक्सिलरी जो बर्ड्स हैं जिन्हें कि हम आइस कह रहे हैं, उन्हें हार्मोन्स का ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि उनकी जो डोमेंसी है उन्हें उसको तोड़ा जा सके, डोमेंसी को ब्रेक किया जा सके। तो उसके बाद ही जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे। तो डोमेंसी को कैसे तोड़ा जाए, थायोयूरिया रहता है सोडियम पोटाशियम थायोनेट, थायोसायनेट, जिसे हम 1 से 2% ट्रीटमेंट देंगे और जो ट्यूबर्स रहेंगे उनको कट करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हम उस ट्यूबर्स को ट्रीट करेंगे। देन ब्रेकिंग, डोमेंसी को ब्रेक करने का अदर पॉसिबल जो मेन एस्पेक्ट रहता है वो GA3 भी है। GA3 से जब हम 10 सेकंड के लिए ट्यूबर्स को डिप कर रहे हैं 5 ppm के सॉल्यूशन में, तब भी उसकी जो डोमेंसी है उसे ब्रेक किया जा सकता है। देन ट्यूबर्स को की जो डोमेंसी है थायोयूरिया से भी ब्रेक की जा सकती है। लगभग 1 घंटे तक हम थायोयूरिया के 2 ppm के सॉल्यूशन में अगर डिप कर रहे हैं ट्यूबर्स को। देन इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, जिसे कि हम गैस ट्रीटमेंट कहते हैं, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अगर 6 पार्ट्स हम वाटर का और 4 पार्ट्स हम इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का मिक्स करते हैं और ट्यूबर्स को उस तरह के सॉल्यूशन में लगभग 5 दिन के लिए रखते हैं किसी एयर टाइट चैम्बर में, तो भी ट्यूबर्स की डोमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। तो पोटैटो का जो सीड ट्यूबर रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है, जिसे हम पूरा का पूरा पोटैटो भी कह सकते हैं या फिर एक पीस ऑफ पोटैटो कह सकते हैं, जिससे कि एक नया पोटैटो का प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। जो सीड ट्यूबर्स रहते हैं वो सर्टिफाइड ट्यूबर्स रहते हैं, सर्टिफाइड रहते हैं यानी कि डिजीज़ फ्री रहते हैं और उन्हें स्पेशली हम प्लांटिंग और के लिए ही यूज़ करेंगे रेदर देन हम ईटिंग पर्पस के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं एक गुड सीड ट्यूबर के कि वो डिजीज़ फ्री रहना चाहिए, फिजिकली साउंड होना चाहिए, उसका साइज़ जो है एक्यूरेट होना चाहिए और उसके ऊपर एटलीस्ट 2 आइज़ का होना प्रेजेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये सीड ट्यूबर्स की बात कर रही हूँ कि एक गुड सीड ट्यूबर को जिसे कि हम जर्मिनेशन पर्पस के लिए ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो
जो साइज़ है सीड ट्यूबर का, जो साइज़ है लगभग 20 से 50 ग्राम अकॉर्डिंग टू द वेट रहना चाहिए। देन सीड रेट और स्पेसिंग की बात करते हैं कि कितना सीड रेट रहना चाहिए पर हेक्टेयर के लिए। 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड रेट रहता है। अगर हम सीड के साइज़ के साथ और सीड के जो स्पेसिंग है उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, यानी कि सीड का साइज़ और सीड्स के लिए जो स्पेसिंग दे रहे हैं पर यूनिट एरिया में, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेम्स को अटेन कर सकते हैं। तो ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं जिन्हें आप आइस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन प्लांटिंग जो रहती है लगभग 40 से 50 ग्राम ट्यूबर की प्लांटिंग करेंगे, जिसका जो डायमीटर रहता है वो 40 से 50 डायमीटर और स्पेसिंग लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट और रो टू रो 20 से 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो बात थी सीड ट्यूबर की और सीड रेट की और सीड स्पेसिंग की। अब हम बात करेंगे कि अगर लार्ज साइज़ का ट्यूबर है तो हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं प्लांटिंग पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले लार्ज साइज़ के ट्यूबर्स को हम कट करेंगे, एटलीस्ट पॉसिबल रखेंगे, जैसे कि इसको कट किया गया है, पॉसिबिलिटी रहेगी कि कम से कम 1 से 2 आइज़, जिन्हें कि हम एक्सिलरी बर्ड्स कह रहे हैं, जिनसे कि नेक्स्ट प्रोपोगेशन रहती है प्लांट्स की, तो वो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ट्यूबर्स हैं ट्यूबर्स की कटिंग ना की जाए, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया जैसी बीमारियों का जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल रहता है कटिंग्स के थ्रू। तो जो ट्यूबर्स हैं स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी, स्पेशली उनको ट्यूबर को, ताकि वो डिके ना हो सके जब भी हम ट्यूबर्स को कट कर रहे हैं। तो जब हम ट्यूबर्स को कट कर रहे हैं, एक लार्ज साइज ट्यूबर को कट कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे ट्यूबर्स को हम डायथीन Z78 0.25% सॉल्यूशन के साथ या फिर बेविस्टिन के साथ, और उसके बाद हम ट्यूबर्स को, जो भी कट ट्यूबर्स होंगे उन्हें हम हील करेंगे लगभग 18 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी 85 से 90% के बीच लगभग 2 से 3 दिनों के लिए, ताकि उसमें कोई भी रॉटिंग की प्रॉब्लम ना हो सके। सुबेराइजेशन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि उसके ऊपर एक और लेयर की फॉर्मेशन होगी, जिससे कि जो पोटैटो है उसमें जो प्रॉब्लम रहती है डिजीज़ की वो बिल्कुल ही कम रहेगी। सुबेराइजेशन का मतलब है कि जो एक लेयर जिसे कि हम सुबरिन लेयर कहते हैं, वाटरप्रूफ लेयर होती है, वो जो टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी सेल वॉल पे, जिसे कि हम पैरिडर्म कहते हैं। इससे पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम जो प्लांट है या ट्यूबर है उसे वाटर लॉस से बचा सकते हैं, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो जो है पैथोजन से उसमें लड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और गैसियस का एक्सचेंज, जिसे कि हम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं, वो कंटिन्यू रहे। तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो वुंड्स को हील करने का प्रोसेस है, जो कि पोटैटो ट्यूबर्स में देखने को पाया जाता है। देन मेथड्स क्या हैं प्लांटिंग के। अब हमने जो ट्यूबर है उसको कट कर लिया, उसकी डोमेंसी को ब्रेक कर लिया, कितना प्लांटिंग डिस्टेंस होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया। अब मैं बताऊंगी कि कितना प्लांटिंग के लिए कौन से मेथड्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले रिज और फरो मेथड की बात करते हैं, जिसमें कि हम प्लांटिंग जो है मैनुअली और मैकेनिकली भी कर सकते हैं। तो हम रिजेस बनाएंगे, इस तरह से रेज्ड रहेंगे स्ट्रक्चर्स रिजेस, तो वहाँ पे प्लांटिंग करेंगे। दूसरा मैकेनिकल मेथड्स में हम फरो मेथड से फरोस को यूज़ करेंगे, या ट्रैक्टर्स के थ्रू हम ड्रिल्स करेंगे और वहाँ पे पर्टिकुलर होल में एक फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे और वहाँ पे पोटैटो की प्लांटिंग की जाएगी। तो फ्लैट सरफेसेस पे या रिच सरफेसेस पे भी पोटैटो की जो प्लांटिंग है पॉसिबल है, बट सीड ट्यूबर्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए जब भी हम यहाँ पे पोटैटो के लिए यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं पोटैटो की प्लांटिंग के लिए। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कि कितना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है पोटैटो के प्लांटिंग
के लिए। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें लगभग 100 टन FYM, नाइट्रोजन 120 kg, P2O5 80 kg, K2O 60 kg। प्लेन्स में 150 to 180 kg नाइट्रोजन, 60 to 80 P2O5 एंड देन K2O 100 to 120 kg पर हेक्टेयर। मैंने एक अपनी जो स्लाइड्स थी, एक प्रेजेंटेशंस थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि किस तरह से हम न्यूट्रिएंट की डोजेस को कंप्लीट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेट फर्टिलाइजर्स और कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो अगर हमें पोटैटो के प्लांटिंग पे जाना है तो उस तरह से हम पोटैटो की जो प्लांटेशन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की डोजेज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द अप्लाई और अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। नाइट्रोजन को हमने अवॉइड करना है कि उसकी जो डोज़ है वो कंप्लीट डोज दी जाए, क्योंकि नाइट्रोजन की हम जो डोज़ है उसे हम ड्रेसिंग के टाइम या अर्थिंग के टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं। अबाउट द इंटरकल्चर ऑपरेशंस और वीड कंट्रोल, तो वीड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है पोटैटो में। तो सबसे पहले हम जो वीड्स को कंट्रोल करने का इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है मल्चिंग। तो मल्चिंग जो है, जब हम सॉइल के सरफेस के ऊपर प्लास्टिक मल्च या फिर किसी ऑर्गेनिक मल्च का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जितने भी जो ट्यूबर्स रहेंगे वो प्रॉपरली जर्मिनेट करेंगे। तो हमने जो पाइन की नीडल्स रहती हैं आपको देखने को मिलेगी, जब अगर प्लेन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं या हिली एरियाज़ की बात करें तो कुछ इस तरह का प्लांटिंग मटेरियल हमें देखने को मिलता है हिल्स में और प्लेन में, जब पाइन नीडल्स को जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और लीफ का जो लेटर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो मॉइस्चर है पोटैटो की प्रोडक्शन के लिए अगर हम जा रहे हैं तो वो कंजर्व रहें। वीड्स को हम कल्चरल और केमिकल मेथड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। होइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे कि हम वीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, अर्थिंग अप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्री एमरजेंस अगर मैं बात करूं हर्बिसाइड्स की तो फ्लूक्लोरालिन, पैंडीमेथलिन और एलाक्लोर, एट्राजीन रहते हैं। देन पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स की बात की जाए तो पैराक्विट जो है इम्पॉर्टेंट पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड है। तो इसे हम कब अप्लाई करेंगे? लगभग 2 से 3 लीफ स्टेजेस पे, जबकि जब पोटैटो में यानी कि पोटैटो के जो ट्यूबर्स बनने के बाद, ट्यूबर्स की जो जब स्टेम बनने के बाद जब उसमें 2 से 3 लीफ स्टेज आ जाती है तभी हम पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स का उपयोग करेंगे। देन इरिगेशन। अब बात आती है कि पोटैटो को कितने इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि पोटैटो में अगर जर्मिनेशन को देखा जाए तो पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो लाइट और फ्रिक्वेंट इरिगेशंस का होना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू हैवी रेन्स। तो टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट जो कि बताई गई है लगभग 350 से 500 mm रहती है। और वाटर की रिक्वायरमेंट किन किन स्टेजेस पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो स्टोलन फॉर्मेशन, जब स्टोलोन्स यानी आइस से जब ये स्टोलोन्स के बनने की, स्टोलोन जिन्हें कि हम स्टेम, हाफ स्टेम का नाम देते हैं, तो वो बनना जब स्टार्ट होती है तब वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, जब ट्यूबर्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है या ट्यूबर्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है। एंड तीसरा, जब ट्यूबर की जो स्किन है, स्किन की जब फॉर्मनेस की बात आती है, रिजिडनेस की बात आती है, तब हमने इरिगेशन को लगभग बंद करना है, क्योंकि हार्वेस्टिंग से पहले हमें चाहिए कि जो ट्यूबर्स की स्किन है वो फॉर्म रहे, ताकि उसमें बीमारियों के होने की क्षमता कम से कम रहे। अब पोटैटो को कब हार्वेस्ट किया जाना चाहिए, यानी कि उसे उसकी जब हम प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की बात कर रहे हैं तो कब की जानी चाहिए? सबसे पहले मैंने सीज़न वाइज बताया और हर एक एरिया वाइज, रीज़न वाइज डिस्टिंग्विश किया कि किस रीज़न के लिए कौन सा सीज़न, कौन सा प्लांटिंग टाइम और कौन सा हार्वेस्टिंग टाइम रहना चाहिए। बट अगर बात की जाए तो उसको उसके अपीयरेंस के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि पोटैटो की जो क्रॉप है वो मैच्योर हो चुकी है, यानी कि जब उसके हॉर्म्स जो हैं येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो पुलिंग है, जब हम ट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, ट्यूबर्स को जब रब कर रहे हैं या पुल्ड आउट कर रहे हैं तो वो इजीली पुल्ड आउट हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वेट सॉइल्स ना हो और बहुत ड्राई सॉइल्स भी ना हो ट्यूबर की हार्वेस्टिंग के टाइम पे। ग्रेडिंग,
ग्रेडिंग की अगर बात की जाए, अच्छी मार्केट में अच्छा आउटपुट, अच्छा रिटर्न लेने के लिए पोटैटो को 3 तरह के ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए में आपके लार्ज और मीडियम साइज़ के जो ट्यूबर्स रहते हैं, ग्रेड बी में और ग्रेड सी में स्मॉल साइज़ के ट्यूबर रहते हैं। तो साइज़ जो है वो डिस्टिंग्विश किया गया है वेट के अकॉर्डिंगली, यानी 75 ग्राम का ट्यूबर जो है ग्रेड ए में रहेगा, 50 से 75 ग्राम के बीच का ट्यूबर मीडियम साइज़ में, और सी जो ग्रेड रहती है उसमें लगभग 50 ग्राम का ट्यूबर रहता है। अर्ली वेराइटीज़ की बात की जाए तो ईल्ड जो है लगभग 200 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है, और लेट वेराइटीज़ की जो ईल्ड है वो 300 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है। देन पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ पोटैटो, लगभग 20% जो पोटैटो की जो प्रोडक्शन है उसे हम एज ए प्लांटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का, यानी कि जो सीड स्टॉक है उसकी हैंडलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो ट्यूबर्स रहेंगे उन्हें हम कूल प्लेसेस में रखेंगे ड्राइंग करने के लिए, और ताकि 10 से 15 दिन के अंदर क्योरिंग हो जाए स्किन की, ताकि स्किन के ऊपर एक लेयर की डेवलपमेंट हो जाए, जिसकी वजह से जो डिजीज़ का इन्फेक्शन है वो कम से कम हो। अब हमने क्या करना है कि हीप बनाना है, हीप एक ढेर जैसा बनाना है। उसके बेस पे हमने उस लगभग 3 से 4 मीटर लॉन्ग वाइड रखना है, और 1 मीटर उसके सेंटर की हाइट रहनी चाहिए। तो वहाँ पे हमने पोटैटो को हार्वेस्ट करने के बाद उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग करनी है। जिस रूम में हम पोटैटो को हार्वेस्ट करके रखेंगे उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, और उसको हम जो ग्रेडिंग करेंगे जिन भी पोटैटो ट्यूबर्स की, उनको कोशिश करेंगे कि बोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, यानी कि 3% बोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ लगभग 30 मिनट के लिए सॉइल बॉर्न पैथोजन से हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। तो लो टेम्परेचर पे स्प्राउटिंग और रॉटेज की प्रॉब्लम रहती है, तो अवॉइड करना है कि कम से कम टेम्परेचर पे हम इनको स्टोर ना करें। तो ग्रेडिंग और स्टोरिंग और कोल्ड स्टोरेज का मैंने रोल बताया कि कितना टेम्परेचर प्लेन्स में रहना चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग जब भी हम पोटैटो की बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो पोटैटो का लगभग जितनी भी प्रोडक्शन है, तो वो लगभग उसकी, जैसे कि मैंने बताया, 20% प्रोडक्शन जो है हम प्लांटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस टाइम पे हमने सबसे पहले हार्वेस्टिंग करनी है, कैसा मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग रहना चाहिए, और कौन सी ग्रेड्स को किसके अकॉर्डिंगली हमने मार्केट तक पहुंचाना है, कैसे हमने पोटैटो की हैंडलिंग करनी है, उसके बाद उसको हमने क्लीन करना है, और पोटैटो को शेप, साइज़ और क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंगली उसको सॉर्टेड करना है। उसके बाद कूल और डार्क प्लेस में हमने कैसे पोटैटो को एक अच्छी वेंटिलेशन कंडीशन प्रोवाइड करनी है और उसकी स्टोरेज करनी है। टेम्परेचर बहुत ही कम टेम्परेचर होगा तो वो भी उससे भी जो है स्प्राउटिंग नहीं रहेगी, और ज़्यादा जो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो ट्यूबर का वेट लॉस होने की प्रॉब्लम रहती है। देन क्योरिंग की बात करते हैं कि वुंड हीलिंग, जैसे कि मैंने सुबराइजेशन की बात की, ड्राइंग की बात की, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की बात की, तो हमने कैसे कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है उसके लिए मैंने सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपसे एक डिटेल डिस्कशन किया है। क्योंकि कॉमन जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ रहती हैं वो लेट ब्लाइट की प्रॉब्लम पोटैटो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देन स्कैब, पोटैटो स्कैब, और पोटैटो में सॉफ्ट रॉट जो कि एर्विनिया कैरेटोवोरा की तरफ से होता है, तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है पोटैटो में देखने को मिलती है आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज कंडीशंस को हम मॉनिटर करते रहें, इंस्पेक्ट करते रहें प्रॉपर पोटैटोज़ को रेगुलरली, और एक अच्छी सैनिटेशन कंडीशंस प्रोवाइड करवाएं पोटैटो के पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए। देन मार्केटिंग की बात करते हैं तो पोटैटो कई बार बहुत गलत में मार्केट में देखने को पाया जाता है, यानी कि सड़कों पे भी आप अगर देखेंगे तो पोटैटो की इतनी ज़्यादा जो रहती है वो प्रोडक्शन रहती है। तो उस तरह की प्रोडक्शन को अगर हमने सेव करना है तो हमें स्टोरेज हाउसेस, या जिन्हें कि आप वेयर हाउसेस के नाम से भी जानते हैं, तो वो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
लगभग पोटैटो को में जो रॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से रहती है, तो उसको हमने अवॉइड करना है। और जो शॉर्टेज रहती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, जो प्रॉब्लम है बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि मार्केट वैल्यू जो है पोटैटो की कम हो सकती है। देन अगर हम बात कर रहे हैं कंजप्शन पर्पज से, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो मार्केट में जो पोटैटो लगभग नॉर्थ इंडियन प्लेन से आ रहा है, उसी को हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं और मार्केट वैल्यू को पोटैटो की इम्प्रूव कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पोटैटो के बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि चिप्स, फ्लेक्स, फ्रेंच फ्राइज, फिंगर चिप्स, ग्रैन्यूल्स, टेस्ट क्यूब्स और फ्लोर्स। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पोटैटो का, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे पोटैटो को स्टोर कर रहे हैं हार्वेस्टिंग के बाद, अगर मैं प्लेन्स कंडीशन की बात कर रही हूँ, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि हम उसे पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की तरफ जाए, ताकि मार्केट में गलत देखने को ना मिले। तो इसलिए हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़। तो ये कुछ फ्लोरल और बॉटनी है, जैसे कि हम सीड्स की बात कर रहे हैं। जो पोटैटो का जो फ्लावर है वो लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिंजल जैसे कलर का है, पर्पलिश कलर का है। और जो ये रहते हैं ये पोटैटो का ट्यूबर है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आइज़ हैं, आइज़ की फॉर्मेशन है, और यहाँ पे कुछ लेंटी सेल्स देखने को मिलते हैं। साइड की जो सेल वॉल्स रहती हैं ये एंड रहता है, और यहाँ से स्टेम की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देन स्टोलन जो रहती है वो जो पोटैटो का ट्यूबर रहता है उससे फर्स्ट लीव्स जो फॉर्मेशन रहती हैं उन्हें हम स्टोलन कहेंगे। देन स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट, देयर आफ्टर लीव्स एंड देन फ्लावर, एंड देन इट विल गो टू द कंडीशन ऑफ ट्रू सीड फॉर्मेशन। अब कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि पोटैटो में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो सकती है। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है हॉलो हार्ट। हॉलो हार्ट जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ट्यूबर्स जो हैं जब ओवर साइज़ का हो रहा है तो उसमें कैविटी का बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटर में कैविटी बन रही है, जिससे कि कुछ सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और क्रैक्स पड़ रहे हैं, और जो पोटैटो का ट्यूबर है वो हॉलो हो रहा है, यानी कि खालीपन शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसे हम हॉलो हार्ट कहेंगे। हॉलो हार्ट से बचने के लिए या अपने ट्यूबर क्रॉप को बचाने के लिए हमें ओवर फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना है और सॉइल में मॉइस्चर के कंडीशंस को ऑप्टिमम रखना है। तो इससे हम हॉलो हार्ट जैसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से पोटैटो को बचा सकते हैं। देन अबाउट द ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ब्लैकनिंग हो गई है पूरे के पूरे पोटैटो के ट्यूबर की अंदर से। तो ये कब होगी कंडीशन? जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर जो है ज़्यादा रहेगा। तो पोटैटो की जो ऑक्सीडेशंस है वो सब ऑक्सीडेशन रहेगी, और जो ट्यूबर्स हैं जैसे कि हमने स्टोर ट्यूबर्स रहते हैं उनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमने कोशिश करनी है कि जैसे मैंने बात की थी मार्केटिंग वैल्यू की, हार्वेस्टिंग कंडीशंस की और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की। तो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में मैंने बात कही है वेंटिलेशन की, तो हमें पोटैटो को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है और एक लेयर्स में पोटैटो को रखना है, ताकि जो हीप है, हीप में क्या हो कि सब ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो वो कैरी ना हो। देन ग्रीनिंग भी बहुत ही एक जनरल सा जो आप कहते हैं कि लगभग हर एक पोटैटो में पोटैटो के क्रॉप में आपको ग्रीनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो एक कंटेंट रहता है पोटैटो में जिसे कि हम सोलेनिन कहते हैं, ग्लाइको एल्कलॉइड कंटेंट है, जो कि इंजरी की वजह से या हम पोटैटो को प्री मैच्योर हार्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पोटैटो की क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं और पोटैटो को जो है पोटैटो के ट्यूबर्स को सनलाइट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, तो ग्रीनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके लिए हम अर्थिंग अप, जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है डायरेक्ट सन हीट से पोटैटो को बचाने का, तो वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा। देन
हम कोशिश करेंगे जो स्टोर्ड ट्यूबर्स हैं, अगर स्टोर ट्यूबर्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रॉपरली जो डार्कनेस है डिगिंग करेंगे, जिस भी हीप में हम रखेंगे वहाँ पे प्रॉपर डार्क कंडीशंस का होना ज़रूरी है। देन अबाउट द ट्रांसल्यूसेंट एंड, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से जो पोटैटो का ट्यूबर है उसमें ग्लॉसी अपीयरेंस देखने को मिल रही है और इरेगुलरिटी है शेप में, जिसकी वजह से अंदर से ये डिके हो रहा है, ख़राब हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा शुगर रहेगा यहाँ इस कंटेंट में। और सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं, जिन्हें कि हम सॉल्युबल सॉलिड्स कहते हैं, वो TSS भी इसकी यानी कि कम हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलूसेंट एंड, यानी कि इससे क्या होगा कि जब भी पोटैटो के स्टोरेज में ये प्रॉब्लम आती है तो मैक्सिमम ट्यूबर्स के ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन मॉइस्चर को हमने लगभग मेंटेन करना है 50% फील्ड में, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, जैसे कि नाइट्रोजन का। देन नॉबनेस का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के शेप्स के पोटैटो देखने को पाए जा रहे हैं। कुछ पोटैटोज किडनी शेप के हैं, कुछ नॉबी हैं, कुछ डम्बल बेल टाइप के हैं एंड देन पॉइंटी एंड टाइप के हैं। तो ये जो पोटैटो के ट्यूबर्स रहते हैं अच्छा एक रिटर्न या एक अच्छी मार्केट वैल्यू फैच नहीं कर पाते, क्योंकि अनइवन होने की वजह से ये जो है मार्केट तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है, इनके जो ट्यूबर सेल्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते हैं। तो ये सिचुएशन कब रहती है? जब एक ज़्यादा इरिगेशन कंडीशंस हो एक लंबे ड्राई स्पेल के बाद, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है इरिगेशन से कोरिलेट की जा सकती है। तो इरिगेशन की वजह से, यानी कि फ्रिक्वेंट और ऑप्टिमम इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। नॉबीनेस जैसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से अगर पोटैटो को हमने सेव करना है। देन क्रैकिंग जो है बोरोन की डेफिशिएंसीज की वजह से रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अनइवन वाटर सप्लाई की वजह से और बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रैक्स पड़ गए हैं। तो बोरेक्स का सप्लाई करेंगे और ऑप्टिमम वाटर को इंश्योर करेंगे कि ट्यूबर्स को फ्रिक्वेंट और ऑप्टिमम इरिगेशन की सप्लाई हो। देन सनस्कैल्ड, हाई टेम्परेचर और ज़्यादा सनसाइन की कंडीशन में जो स्प्राउट्स रहेंगे वो टिप से वो डिफेक्ट खड़े हो जाएंगे और स्कैल्डिंग की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। देन ब्लैक स्पॉट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट जो है इंटरनल ब्राउनिंग हो जाती है इन ब्लैक स्पॉट्स में, और वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं उनमें इंजरी रहेगी। तो हमने ब्लैक स्पॉट से अगर हमने बचाना है अपनी क्रॉप को तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ करेंगे और जो स्टोरेज की कंडीशंस है वो ऑप्टिमम स्टोरेज की कंडीशंस रखेंगे। देन नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे कि हम फ्रीजिंग इंजरी कह रहे हैं, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब हम पोटैटो के ट्यूबर्स को स्टोर कर रहे हैं तो उसकी वजह से फ्रीजिंग इंजरी देखने को मिलती है। तो हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पोटैटो को स्टोर नहीं करना है जिससे कि हमारा जो पोटैटो है वो अनमार्केटेबल हो। तो इन सारे जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम ध्यान में रखेंगे और उसी तरह के कंडीशंस जो हैं अपनी क्रॉप को प्रोवाइड करवाएंगे। देन स्प्राउटिंग जो है एक सीरियस प्रॉब्लम रहती है स्टोरेज की कंडीशंस में। तो स्प्राउटिंग से अगर हमने अवॉइड करना है क्रॉप को तो हम मैलिक हाइड्राजाइड का यूज़ करेंगे, और कुछ केमिकल्स रहते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो स्प्राउटिंग है उसे कम किया जा सके या उसे रोका जा सके। देन स्वॉलन लेंटिसिल्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंटिसिल्स जो है वेट कंडीशंस जब रहती है ट्यूबर्स में तो और स्टोरेज की कंडीशंस में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि सब ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो मार्केटेबल वैल्यू है वो क्रॉप की कम हो जाएगी। और इस तरह का जो ट्यूबर है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए और बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की एंट्रेंस के लिए जो है वो ससेप्टेबल रहता है, जैसे कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट और पिंक रॉट। तो हमने ओवर वाटरिंग को अवॉइड करना है, प्रॉपर ड्रेनेज कंडीशंस देनी है, और हार्वेस्टिंग जो है वो अवॉइड करना है कि स्वैम्पी स्पॉट्स में वहाँ से हार्वेस्टिंग ना की जाए और स्टोरेज की कंडीशंस को प्रॉपर रखा जाए। देन ये तो थे कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देन डिजीज़ेस की बात करते हैं पोटैटो में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिजीज़ अर्ली ब्लाइट।
अर्ली ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स रहता है वो ऑल्टरनेरिया सोलेनाई है, एक आप कह सकते हैं फंगल डिजीज़ है। इसमें किस तरह के सिम्टम्स, अगर अर्ली ब्लाइट आपको देखने को मिल रही है फील्ड में, तो आप कैसे उसे पहचानेंगे कि ये एक ब्लाइटनेस की प्रॉब्लम है। तो जितने भी जो लीव्स रहेंगे सबसे पहले उनमें डार्क ब्राउन कलर के और ब्लैक कलर के जो रिंग्स रहते हैं, कंसेंट्रिक स्पॉट्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी 1 सेकेंड, कंसेंट्रिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ये आप कंसेंट्रिक स्पॉट्स देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लीव्स विदर हो जाएंगे, यानी कि ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमने क्रॉप को सेव करना है तो रिडोमिल एमजेड और क्रॉप डेब्रिस को हमने प्रॉपर बर्निंग करनी है और कोशिश करनी है कि अर्ली ब्लाइट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ही ग्रो किया जाए, जैसे कि कुफरी नवीन और कुफरी जीवन। देन लेट वेराइटीज़, लेट ब्लाइट में क्या रहता है कि जो आपकी क्रॉप है उसका लोअर एरिया इन्फेक्टेड रहता है और इस तरह के ब्लाइटनिंग सिम्टम यानी कि वाटर सोक्ड सिम्टम आपको ट्यूबर में भी देखने को मिलेंगे और एज वेल एज लीफ में भी देखने को मिलेंगे। तो जिससे होगा क्या कि आपका जो ट्यूबर है वो ख़राब हो जाएगा। तो अपनी क्रॉप को जो भी कमर्शियल लेवल पे सीड प्रोडक्शन या ट्यूबर्स के फॉर्मेशन के लिए या ट्यूबर प्रोडक्शन पे जा रहे हैं जितने भी फार्मर्स हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी है जो पोटैटो की क्रॉप को, उसकी ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है। तो डिजीज़ फ्री सीड को यूज़ किया जाना चाहिए और जितनी भी जो वेराइटीज़ हैं डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। देन ब्राउन रॉट स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम की वजह से रहता है। इसमें भी विल्टिंग और स्टंटिंग की प्रॉब्लम रहती है क्रॉप में। इस तरह के जब आपको क्रॉप देखने को मिलेगी विल्टेड और स्टंटेड जैसी, तो ट्यूबर्स को इफ़ेक्ट कर सकती है ब्राउन रॉट। तो कोशिश करना है कि हमने क्रॉप में जो क्रॉप रोटेशन है उसे फॉलो किया जाए। देन ब्लैक स्कर्फ बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वजह से रहती है। इसमें ब्लैक कलर की आप क्रस्ट देख रहे हैं यहाँ पे। जब इस तरह के ट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक भद्दी सी अपीयरेंस देंगे जिन्हें, तो इस तरह के ट्यूबर्स को जनरली हम स्टोरेज कंडीशंस में ही देखने को मिलते हैं। तो कैंकर जैसे एक अपीयरेंस देते हैं, फटे हुए जैसे ट्यूबर्स रहते हैं। तो अवॉइड करना है हमने ट्यूबर्स को कि उसमें जो उनकी स्टोरेज है वो प्रॉपर हो या ट्रीटमेंट उनकी प्रॉपर की जाए ट्यूबर्स की, और क्रॉप रोटेशन को फॉलो किया जाए और सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाए ब्रेसिकोल के साथ लगभग 20 से 30 kg पर हेक्टेयर। तो इस तरह से ट्यूबर्स को हम सेव कर सकते हैं ब्लैक स्कर्फ जैसी डिजीज़ से। तो बहुत कुछ अदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं जैसे कि कॉमन स्कैब, वर्टिसिलियम विल्ट, वॉट, चारकोल रॉट, ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रॉट, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। तो इस तरह से अगर हम इन डिजीज़ की बात कर रहे हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स की बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले एक जो फोकस रखना है वो है डिजीज़ फ्री सीड को यूज़ करने का, उसके बाद लॉन्ग क्रॉप रोटेशन को यूज़ करने का, देन सॉइल की स्टरलाइजेशन जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, और जो सीड जो ट्यूबर रहेंगे उनको हम डिजीज़ फ्री ट्यूबर्स को ही यूज़ करेंगे। देन हम केमिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे, तभी हम इन कॉमन डिजीज़ से जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। अब वायरल डिजीज़ की बात करते हैं तो लेटेंट मोज़ाइक वायरस, माइल्ड मोज़ाइक, रुगोसा और वेन बैंडिंग वायरस, मोज़ाइक वायरस, देन पर्पल टॉप लीफ रोल। तो ये जो वायरसेस है ये ट्रांसमिट होते हैं, या तो हम डिजीज़ फ्री सीड का यूज़ करना चाहिए या फिर प्रॉपर रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए। और जितने भी जो वेक्टर्स रहते हैं जो वायरल को ट्रांसमिट होने के लिए पॉसिबल रहे हैं, वायरल के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो उनसे हमने जो क्रॉप है उसको उसमें ट्रांसमिट होने से क्रॉप को बचाना है। तो वायरस को कंट्रोल करना है प्रॉपरली और वेक्टर्स को कंट्रोल करना है। देन माइकोप्लाज्मल टाइप की डिजीज़ से जैसे कि पर्पल टॉप रोल जो कि लीफ हॉपर्स की वजह से होती है, देन मार्जिनल फ्लेविसेंस जो जिसमें हम डिजीज़ फ्री सीड्स का यूज़ करना चाहिए, देन विचेस ब्रूम जो कि डेक्कन प्लेट्यू एरिया में बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज़ है, और पोटैटो फ्लॉइडी जो कि डेक्कन प्लेट्यू एरियाज़ में रहती है। तो इन मैनेजमेंट अगर प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा डिजीज़ से अगर हमने क्रॉप को सेव करना है तो डिजीज़ फ्री सीड का यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स में।
अब रूट नॉट निमाटोड और गोल्डन नॉट निमाटोड की बात करें तो इनसे भी क्रॉप को कैसे सेव किया जाए, तो इसके लिए हम निमेटिसाइड्स या फिर लॉन्ग क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन अबाउट कुछ इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं जो कि पोटैटो की क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं हड्डा बिटल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रब्स हैं इसके या अडल्ट जिन्हें आप कह रहे हैं वो फोलिएज पे डिपेंडेंट हैं और फोलिएज को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हम क्रॉप को सेव करने के लिए कार्बारिल की डस्टिंग कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। देन एफिड जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इंसेक्ट है, क्योंकि एफिड जो है डिजीज़ के ट्रांसमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। और इसके जो नीम्स हैं अडल्ट हैं वो लीव्स, टेंडर शूट्स और स्टेम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो वायरल डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है वो एफिड्स के थ्रू ज़्यादा रहता है। तो मेटासिस्टॉक्स का हम या डाइमेथोनेट का स्प्रे कर सकते हैं। एफिड्स जैसे जो इंसेक्ट्स हैं उनसे अगर क्रॉप को सेव करना है। देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ पोटैटो ट्यूबर मॉथ। तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ में कैटरपिलर्स जो हैं जनरली ट्यूबर्स को जो है इन्फेक्ट करते हैं। तो जो सीड पोटैटो है अगर उनकी बात कर रहे हैं तो मैलाथियन की डस्ट के साथ हम जो हीप रहता है जहाँ पे हमने स्टोरेज की है पोटैटो ट्यूबर्स की उसके साथ स्प्रे करेंगे या डस्टिंग करेंगे। देन लीफ होपर, पोटैटो लीफ होपर आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो नीम फॉर अडल्ट रहता है वो क्रॉप को कैसे इफेक्ट कर रहा है और ये भी बहुत सारी बीमारियों को ट्रांसमिट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन कटवॉर्म्स, कैटरपिलर्स जो हैं इसमें डैमेज करते हैं क्रॉप को। तो कटवॉर्म्स में जो इसका क्राउन पोर्शन रहता है वहाँ से ही क्रॉप को इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सॉइल की प्रॉपर ड्रेंचिंग करनी है क्लोरपाइरीफॉस से। देन अबाउट सीड प्लॉट टेक्निक। तो अभी हमने सारी की सारी डिजीज़ के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में और काफ़ी सारी जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे जो पोटैटो की क्रॉप को इन्फेक्ट कर सकते हैं तो उनके बारे में स्टडी किया। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो पोटैटो की क्रॉप में रहता है सीड प्लॉट टेक्निक। तो एक मैं इसका बेसिक सा अगर बताऊं तो सीड प्लॉट टेक्निक क्या है। सीड प्लॉट टेक्निक जो है उसमें हम पोटैटो के सीड को कैसे मतलब बना रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पोटैटो में स्टार्ट करते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। तो हम हेल्दी सीड का ही जनरली यूज़ करते हैं पोटैटो की क्रॉप के लिए। और जनरली पोटैटो के ब्रीडिंग पर्पस से देखें या सीड प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो सीड पोटैटोज़ रहेंगे उनकी प्लांटिंग करेंगे स्मॉल प्लॉट्स में और इवेलुएट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को और सिलेक्ट करेंगे बेस्ट क्लोन्स को। तो हम कैसे जो सीड स्टॉक्स हैं उनको ईयर आफ्टर ईयर उनकी रिप्लेसमेंट करेंगे और डिजीज़ फ्री या वायरस फ्री जो सीड्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे। और फिर जो वायरसेस हैं वो क्योंकि फॉलिएज और रूट्स को अफेक्ट कर सकते हैं तो उससे हमने क्रॉप को कैसे सेव करना है तो उसके लिए हम सीड प्लॉट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। हाई हिल्स में जनरली हेल्दी सीड्स को हम ट्रेडिशनल मेथड से प्रिपेयर करते थे, तो जिसमें कि हम 5% एरिया जो था जो पोटैटो के अंडर था उसी से हम सीड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या आई सीड पोटैटो में कि जो डिजीज़ है जैसे कि एफिड से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, वायरसेस की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिली। तो सीड प्लॉट टेक्निक का मतलब था कि एक हेल्दी सीड क्रॉप को रेज करना है जब एफिड का जो पीरियड है वो कम है, यानी कि एफिड की पॉपुलेशन कम रहती है, जो कि हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। यानी कि रेजिंग द हेल्दी सीड क्रॉप ड्यूरिंग लो एफिड पीरियड विच इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द और इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसे हम सीड प्लॉट टेक्निक कहते हैं। अब सीड प्लॉट टेक्निक की तरफ हम कैसे मूव करेंगे। सबसे पहले हम प्लांटिंग करेंगे, लगभग 10 अक्टूबर के आसपास हम प्लांटिंग की तरफ जाएंगे ट्यूबर्स की। देन हम स्पेसिंग लगभग 45 से 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखेंगे
जो स्मॉल ट्यूबर्स के लिए हमने उसके बाद कोशिश करनी है कि जितने भी डिजीज्ड या आपको ऑफ टाइप जो कि एक मेन क्रॉप के साथ मैच नहीं कर रहा है उस तरह की जो क्रॉप है उसको हमने रिमूव करना है और उसमें सिस्टामिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है जब हम अर्थिंग अप की तरफ जाएंगे। जब जो क्रॉप है उसके ट्यूबराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हमने जो इरिगेशन है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम देना कम कर देंगे और दिसंबर के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हम जो हॉर्म्स बनेंगे ट्यूबर्स के उनको कट कर देंगे ताकि जो पॉपुलेशन है एफिड की वो कम रहे, क्योंकि जो एफिड की पॉपुलेशन है वो इन मंथ्स में ज़्यादा रहती है। तो एफिड जो है लगभग 20 एफिड 100 लीव्स पे सर्वाइव करते हैं। तो हॉर्म्स की कटिंग करेंगे, तो हॉर्म्स की कटिंग करेंगे उसके बाद हम हार्वेस्ट करेंगे ट्यूबर्स को, जो कि मिड फरवरी और एंड ऑफ जनवरी में करते हैं। तो ये टेक्निक है सीड प्लॉट टेक्निक ट्यूबर्स को अटेन करने के लिए और प्लांटिंग करने के लिए। तो क्रॉप रोटेशन, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, ट्यूबर्स का ट्रीटमेंट और हेल्दी सीड ट्यूबर्स की तरफ अगर हम जाना चाह रहे हैं तो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और हॉट वेदर कल्टीवेशन और ग्रीन मैन्योरिंग के साथ साथ हम सीड प्लॉट टेक्निक को अचीव कर सकते हैं। नाउ अब हम एक टर्म आती है ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड जो है इससे कल्टीवेशन बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो सीड मटेरियल है वो लगभग क्वालिटी सीड प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, सर्टिफाइड सीड रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सीड जो है हमें जो गेन करना है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी का सीड बनाना डिफ़िकल्ट रहता है। तो जब हम बड़े ट्यूबर्स की बात कर रहे हैं तो जब हम उन्हें एज अ प्लांटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम रहती है और सबसे बड़ी बात कि वो हमारा एक फूड मटेरियल है। जब हम उसे ही यूज़ कर रहे हैं लगभग 20% जब हमारी जो प्रोडक्शन है वो सीड के तरफ जा रही है तो हम कंजप्ट क्या करेंगे, यानी कि 80% हमारा कंजप्शन है, 80 में से भी कुछ हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो रहे हैं। तो जो ट्रू सीड रहता है वो वायरस फ्री, डिजीज़ फ्री सीड रहता है और स्मॉल सीड रहता है, यानी कि स्मॉल एरिया चाहिए होता है उसकी कल्टीवेशन के लिए। तो क्या मेथड्स हैं ट्रू पोटैटो सीड को रेज करने के लिए? सबसे पहले टू रेज सीडलिंग्स एंड देन ट्रांसप्लांटिंग, second sowing of seeds in nursery beds and then raising them for obtaining small sized potato tubers which are used for cultivation of the next crop and these seeds are sown in the raised beds। तो या फिर seedlings को raise करेंगे और second रहेगा seed की sowing और then ट्रांसप्लांटिंग। तो क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं पोटैटो सीड्स के, ट्रू पोटैटो सीड्स के साथ? सबसे पहला प्रॉब्लम है कि बहुत स्मॉल सीड रहता है और थोड़ा वीक सीड होता है एज़ कम्पेयर टू टोमेटो और ब्रिंजल में अगर बात कर रहे हैं। और जनरली अगर सीड का साइज़ कम है तो उसे हम ज़्यादा डीप ग्रो नहीं कर सकते। तो जो लो एप्लीकेशन रहती है फर्टिलाइज़र्स की वो ही रिकमेंड की जाती है क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर को अटेन करना सरफेस के ऊपर, सॉइल के सरफेस के ऊपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पुअर जर्मिनेशन की, हेल्दी सीड स्टैंड की और वीक सीडलिंग्स की फॉर्मेशन होती है। इसलिए जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट एनकरेज्ड और एंथुजियास्टिक टू टेक अप दिस वेंचर ऑन अ लार्ज स्केल कल्टीवेशन, यानी कि इसीलिए जो फार्मर्स को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है कि वो लार्ज स्केल पे टीपीएस यानी कि ट्रू पोटैटो सीड को फॉर्म करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो नर्सरी के सीडलिंग स्टैंड में देखने को पाई जाती हैं। देन द रिफाइंड टेक्निक फॉर रेजिंग टीपीएस के लिए क्या टेक्निक रहती है? सबसे पहले नर्सरी बेड जो है उसका साइज़ हम इतना साइज़ रखेंगे 2 बाय 1 मीटर का और सॉइल प्रॉपर फाइन सॉइल FYM के इक्वल प्रोपोर्शन रखेंगे, इरिगेशन प्रॉपर रखेंगे, उस नर्सरी बेड में मॉइस्चर का लेवल प्रॉपर होगा और जो सीड होगा सीड को हम मिक्स करेंगे FYM के साथ और उसको हम रेज सरफेस पे ऊपर जर्मिनेट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग से छोड़ देंगे। तो सीड को हम थोड़ी थोड़ी FYM के साथ मिक्स करेंगे और इसी तरह से हम 3 से 4 स्मॉल सीड बेड्स बनाएंगे और 3 से 4 स्मॉल सीड्स को हम इक्वल स्पेसिंग पे रखेंगे स्मॉल, क्योंकि उनका जो ट्यूबस रहेगा वो स्मॉल साइज़ का रहेगा। तो इसी तरह से हम एक
पोटैटो सीड को रेस कर सकते हैं। रिफाइंड टेक्निक है क्योंकि टीपीएस में जो मेजरली प्रॉब्लम है वो स्मॉल साइज़ का सीड रहता है और नर्सरी में उसका सीडलिंग स्टैंड होना बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये तो था अबाउट द पोटैटो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। अनदर इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप थी और सोलेनेशियस वेजिटेबल की, और इसमें जो एडिबल पार्ट रहता है वो जनरली ट्यूबस रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगी ओकरा की, जो कि एक फ्रूट वेजिटेबल है, और जबकि वो हमारी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, बट स्टिल वो एक फ्रूट वेजिटेबल है। सो थैंक यू एवरीवन।